डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का सोहेल एकेडमी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 2015 से लेकर 2023 तक की एग्जाम में आए हुए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जानेंगे। सब्जेक्ट हमारा रहेगा सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न, जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2015 से लेकर 2023 तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होकर बार बार आपसे पूछते रहते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ उन प्रश्नों को हमने ऐड किया है जो क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न और जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे उनके, चाहे वो राजन सीरीज हो चाहे वो पवन सीरीज हो, उनके जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया। तो उनका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख लें, और अच्छे से आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न और अच्छी तरीके से आप लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न आपका एग्जाम में स्कोर बहुत ही अच्छा करेंगे। ठीक है, आप लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप लोग अभी कुछ चीज़ों को बहुत हल्के में ले रहे हैं, तो हल्के में मत लीजिए इनको। ठीक है, आप अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कीजिए। एक एक प्रश्न एक एक नंबर का है, तो आपके 30 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, कम समय में आपके अच्छे नंबर यहाँ से स्कोर आपका बनेगा। ठीक है, तो आप लोग बिना स्किप किए हुए उन सभी वीडियो को एक एक करके देख लीजिए। और दोस्तों आप लोग अपनी विधिवत तैयारी करिए, चाहे आप राजन सीरीज से पढ़िए, चाहे पवन सीरीज से पढ़िए, चाहे किसी भी किताब से पढ़िए, चाहे किसी भी गाइड से पढ़िए, चाहे खुद के नोट्स से पढ़िए। बस आप अच्छे से स्टडी करिए, रट्टा मार के मत करिए, अच्छे से उनको समझ के पढ़िए। एक दूसरे से, एक सब्जेक्ट को दूसरे से, एक टॉपिक को दूसरे से आप लोग ऐड करते हुए चलिए यहाँ से। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिले यहाँ से। ठीक, तो दोस्तों शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक, और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। तो दोस्तों शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि किस तरीके से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो किस तरीके से आते हैं और उनके आंसर हमें किस तरीके से लिखने होंगे। तो यहाँ से देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि महाभारत के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, यानी महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के जो लेखक हैं वो है महर्षि वेदव्यास हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। महाकाव्यों के नाम, तो 2 महाकाव्य कौन से? एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। ठीक है, और महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक या रचनाकार, ठीक है, या रचयिता, ये महर्षि वेदव्यास जी हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पद्मावत किसकी रचना है? एक रचना है पद्मावत, इसके लेखक वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पद्मावत के रचनाकार या लेखक या राइटर ये है मलिक मोहम्मद जायसी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में किस काल से संबंधित वर्णन मिलता है? यानी कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, उसमें किसके समय का वर्णन है? ठीक है, यानी किस वंश का या किस सम्राट का वर्णन किया गया है। ठीक, तो सबसे पहले कौटिल्य के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। अब ये कौटिल्य, ये इनका अन्य नाम जो आते हैं वो आते हैं चाणक्य। ठीक है, इनका अन्य नाम आता है विष्णुगुप्त। ध्यान रखिएगा, ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है चाणक्य का नाम क्या था, अन्य नाम क्या था, तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त था। कभी कभी पूछता है कौटिल्य किसका नाम था, तो चाणक्य या विष्णुगुप्त का, ये सब एक ही नाम थे। ठीक है, यानी 3 नाम आपको याद रखने हैं, कौटिल्य याद रखना है, चाणक्य याद रखना है, विष्णुगुप्त याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक, ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक घनानंद। ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर किसकी सहायता से हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से किसको हराया? घनानंद को हराया। और घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? मगध में एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसको क्या कहते थे? मौर्य वंश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, ठीक है, इसमें क्या था? ये वर्तमान समय यानी मौर्य वंश की जो भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी चीज़ें थीं उन सब का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ठीक है, यानी एक पुस्तक है उसका नाम है चरक संहिता। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चिकित्सा शास्त्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है पुरातात्विक स्रोतों के 2 नाम
लिखिए। तो पुरातात्विक स्रोतों के दो नाम आ जाएंगे, एक हो जाएगा अभिलेख, दूसरा हो जाएगा सिक्का। देखिए पुरातात्विक क्या होता है, पुरातत्व का मतलब होता है पुराने तत्व, ठीक है। और जो पुराने तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो जब किसी जगह की खुदाई वगैरह करवाई जाती है, यानी उत्खनन जब करवाया जाता है, तो वहाँ से जो प्राप्त सामग्री होती है, ठीक है, उस सामग्री के बेस पे उसका यानी जो सामग्री निकलेगी, जो साक्ष्य निकलेगा, उससे हम उस समय का जो भी प्राप्त सामग्री होती है तो हम उसके समय का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो अभिलेख होते हैं, जो सिक्के होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और प्राचीन इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं उनमें अभिलेख और सिक्के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से एक फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि फायान किस वंश के शासनकाल में भारत आया। फायान किसके शासनकाल में भारत आया, या कभी कभी वो पूछते हैं फायान किस वंश के शासनकाल में भारत आया, ठीक है। तो फायान आया कब, ये 5वीं शताब्दी में भारत आया। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था, ये गुप्त वंश का शासक था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसी को चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं विक्रमादित्य, ठीक, ध्यान रखना। और ये जो गुप्त साम्राज्य है या गुप्त जो शासक है, ठीक है, इसमें जो है ये इसको कहते हैं प्रथम स्वर्ण युग, ठीक है, यानी प्रथम क्लासिकल युग इसको कहा जाता है। ये बात को विशेष ध्यान रखिएगा। और इसी गुप्त साम्राज्य में, यानी गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था या गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी श्रीगुप्त ने। और इसमें एक शासक और हुआ है जो था आपका समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं भारतीय नेपोलियन, ठीक। तो अच्छे से ये सारे पॉइंटों को आप याद रख लीजिए। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव में दे देंगे कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन है। चंद्रगुप्त मौर्य को दे देंगे, समुद्रगुप्त को दे देंगे, श्रीगुप्त को दे देंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को दे देंगे, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ से आता है कि इतिहासकारों ने किन माध्यमों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया, यानी भारतीय इतिहास के बारे में पता लगाया, ठीक है। तो इतिहासकारों ने जिन माध्यमों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया, यानी जिनके माध्यम से भारतीय इतिहास को जाना, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं अनऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, और धार्मिक ग्रंथ यहाँ पे। फिर उसके बाद आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, उसके बाद विदेशी यात्रियों के और लेखकों के जो विवरण होते हैं उनसे, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। देखिए अनऐतिहासिक ग्रंथ क्या होते हैं, यानी ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं यहाँ पे जो अनऐतिहासिक होते हैं। अनऐतिहासिक का मतलब वो होता है कोई लिखित साक्ष्य नहीं उस पर प्राप्त हुआ, ठीक है। और जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, उसको अनऐतिहासिक कहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जो साक्ष्य लिखित होंगे उनको ही इतिहास कहा जाता है, ठीक है। तो अनैतिहासिक यानी जो अलिखित साक्ष्य थे उनको क्या कहा गया, उनको जो है अनैतिहासिक कहा गया यहाँ पे, ठीक है। यानी साक्ष्य मिले लेकिन उस पर कोई लेख वगैरह, कोई तिथि वगैरह उत्कीर्ण नहीं थी, ठीक। धार्मिक ग्रंथ थे, तो धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से, तो यहाँ पर आते हैं ब्राह्मण साहित्य यानी हिंदू साहित्य था, जैन साहित्य था और बौद्ध साहित्य था। इन तीनों धार्मिक ग्रंथों से क्या हुआ, उस समय की जो अवशेष मिले हैं उनमें क्या किया गया, यानी ब्राह्मण ग्रंथों को आप देखिए, जैन ग्रंथों को देखिए, बौद्ध ग्रंथों को देखिए, तो इनसे भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ वो होते हैं जिनमें लेखन की सामग्री है और वो लेख क्या हुए, वो पढ़े जा चुके हैं, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ, तो इनसे भी इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण और लेखक। तो विदेशी यात्री, जैसे बहुत से विदेशी यात्री भारत आए, जैसे कि मान के चलिए मेगास्थनीज आया, ठीक है, फायान आया, वेनसांग आया। तो इनसे क्या हुआ, इनके जो लेख हैं इन लेखों से भारतीय इतिहास के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इन्होंने अपने लेख लिखे, ठीक। उसके बाद आते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में क्या आता है, जो खुदाई में जो प्राप्त अवशेष होते हैं पुरातत्व, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं जैसे मुद्राएं आ गई, ठीक। उसके बाद आपके जो है मूर्तियां हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मुहरें हो गई। तो इनसे क्या थे, इनसे जो है पुरातत्व संबंधी ये साक्ष्य होते हैं, अभिलेख हो जाते हैं, ठीक है, शिलालेख हो जाते हैं। तो इनके माध्यम से इतिहास की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतिहासकारों ने क्या किया, भारतीय इतिहास को जानने के बहुत से स्रोत मौजूद हैं। अनैतिहासिक और धार्मिक ग्रंथ मौजूद हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ मौजूद हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण भी मौजूद हैं और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो 2 विदेशी यात्रियों के नाम, एक
मैगस्थनीज लिख दीजिए, दूसरा फायान लिख दीजिए, या इसके अलावा आपको जो भी याद हो इसके अलावा, ठीक है। आप वेनसांग को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, इत्सिंग को लिख सकते हैं, जो भी आपको नाम याद हो उन नामों को आप अच्छे से लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि किसी एक वेद का नाम लिखिए, ठीक। तो यहाँ पर 4 वेदों के नाम लिखें, आपको 4 वेदों के नाम पता होना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों के नाम हैं। आपको इन वेदों के नाम याद होने चाहिए। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 4 वेदों के नाम बताइए, कभी कभी वो पूछता है किसी एक वेद का नाम बताइए, कभी कभी वो 2 वेदों के नाम पूछ लेता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देता है कि चारों वेदों के नाम दे दिए और इनमें से पूछ लेगा कि सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना पड़ता है, आपको ऑब्जेक्टिव में छांट के लिखना पड़ेगा कि ऋग्वेद है या यजुर्वेद है, सामवेद है या फिर अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है। तो जो सबसे प्राचीन वेद हो उस सबसे प्राचीन वेद में आप उसको लिख दीजिएगा। ये कभी कभी पूछ लेता है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, आपको चारों ऑप्शन दे देगा। आप इन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन ठीक हो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है गद्य और पद्य में कौन सा वेद लिखा है, चारों वेदों के नाम दे देंगे। आपको क्या करना है, चारों वेदों में से जिस वेद की रचना गद्य और पद्य में की गई है उसका नाम आपको लिख देना है, ठीक। तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही घुमा फिरा के पूछता सही है, सिंपल पूछेगा, सिर्फ वो क्वेश्चन घुमाया जाता है, ठीक है। और उस घुमाने के चक्कर में क्या होता है, आप खुद घूम जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ से आता है कि प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ, उसका नाम था अष्टाध्यायी। यहाँ पर पूछ रहा है कि अष्टाध्यायी के लेखक या रचनाकार कौन है। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीनतम संस्कृत ग्रंथ कौन है, वो है संस्कृत व्याकरण जो ग्रंथ हो जाएगा वो हो जाएगा अष्टाध्यायी, और इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे पाणिनि। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप यहाँ पर डीएलएड आप कर रहे हैं तो डीएलएड में तो ये आएगा ही आएगा। उसके अलावा आप जो भी वनडे एग्जाम में आप बैठेंगे, ठीक है, कोई भी एक दिवसीय एग्जाम में आप बैठिए, उन सब में इतिहास के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ना ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है कि यहाँ किस तरीके से कैसे क्या है, ठीक। तो सारे क्वेश्चन उसी तरीके से आते हैं, पढ़े हुए क्वेश्चन आते हैं, आप पढ़ के वहाँ से आए हैं, ठीक। बस सिर्फ ये होता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ से आता है कि किन धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर पूछ रहा है ऐसे कौन से धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलेगा, ठीक। तो ऐसे वो ग्रंथ जानते हो कौन है, वो ग्रंथ है यहाँ पर वैदिक साहित्य, ठीक, उसके बाद बौद्ध साहित्य, उसके बाद जैन साहित्य, ठीक। तो वैदिक साहित्य में यहाँ पे 4 वेद आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, ठीक, पुराण आ जाएंगे यहाँ पे, धार्मिक, उसके बाद स्मृतियाँ आ जाएंगी। तो इनमें क्या होता है, इनमें इतिहास की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक। बौद्ध साहित्य में जो भी त्रिपिटक हैं, इन त्रिपिटकों में से क्या होता है, जातक कथाएं होती हैं, त्रिपिटक होते हैं, ठीक। तो इनसे क्या होगा, हमें बौद्ध धर्म के बारे में या उस समय का बौद्ध धर्म या उस समय की जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, जो भी समाज है, धर्म है, ठीक, आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या, उनके बारे में हमें विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। जैन साहित्य में, ठीक है, जैन साहित्य को कहते हैं आगम, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इन जैन साहित्य से भी हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, किस समय की, उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां होती हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, कोई भी परिस्थितियां हो, उनके बारे में विस्तृत जानकारी हमें ये जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं इनसे प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो जिस काल की घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग का मतलब ही होता है पत्थर, ठीक है। तो यानी एक ऐसा समय जो पूरी की तरीके से पूरी का पूरा, एक ऐसा समय जो पूरे का पूरा पत्थरों पे डिपेंडेड है, ठीक है। यानी औजार हो गए, भोजन के जो भी अवशेष वहाँ पर मिले, लिखाई पे जो भी रचनाएं वहाँ पर जैसे आकृतियाँ वगैरह मिली, सब के सब कहाँ मिले, पत्थरों पे मिले। मानव के जो रहने का जो स्थान था वो सब क्या था, पत्थर ही था, ठीक है। तो उस समय को क्या कहा गया, उस समय को कहा गया प्राग ऐतिहासिक काल यहाँ पे, ठीक है। यानी घटनाएं मौजूद हैं लेकिन वो कैसी हैं, वो पढ़ी नहीं जा सकी हैं, ठीक है। जब वो पढ़ी नहीं जा सकी तो उनको क्या कहेंगे, उनको तो ऐतिहासिक हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला फिर यहाँ पर आता है कि इतिहास क्या है। देखो, सीधा सा पूछ रहा है कि आपसे इतिहास क्या होता है, तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यानी वो इतिहास माना जाएगा जो लिखा हुआ होगा। ध्यान रखिएगा, अलिखित जो होता है, ठीक, यानी मान के चलिए पूरा पाषाण काल के जो भी अवशेष मिले हैं उनको हम इतिहास मान लें तो उनको इतिहास हम नहीं मान सकते हैं,
ठीक है, इतिहास हम उनको मानेंगे जो लिखित विवरण हमें प्राप्त होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि मनुष्य ने यानी मानव ने सर्वप्रथम किन धातुओं का प्रयोग किया। तो सबसे पहले मानव या मनुष्य ने जिस धातु का प्रयोग किया था वो था तांबा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोहा मत लिखिएगा। सबसे पहले जो मानव के द्वारा यूज की गई जो धातु थी वो थी तांबा। ठीक, इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसको यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वेनिस का प्रसिद्ध यात्री कौन था। तो वेनिस का जो प्रसिद्ध यात्री था उसका नाम था मार्को पोलो। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन का लेखा जोखा है। ये कथन किसका है। देखिए पूरी डिफिनेशन दी है। क्या डिफिनेशन है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। ये कथन किसका है। तो ये कथन है प्रोफेसर घाटे का। उन्होंने कहा कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। डिफिनेशन दोस्तों याद रखिएगा, एक डिफिनेशन आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि आग की खोज किस प्रकार हुई थी। देखिए आपसे पूछ रहा है आग की खोज कैसे हुई थी, किस प्रकार हुई थी। ठीक है, तो आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई थी। सबसे पहले आग की खोज कब हुई। तो आग की खोज हुई है पुरापाषाण काल में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नवपाषाण काल में आग को यूज करना सीखा। आग की खोज कब हुई। आग की खोज हुई है पुरापाषाण काल में। और नवपाषाण काल में क्या हुआ, नवपाषाण काल में अग्नि यानी आग को किस तरीके से इस्तेमाल होता है या यूज़ होता है वो करना मानव ने शुरू किया। ठीक है, यानी मानव ने प्रयोग करना नवपाषाण काल में शुरू किया। और आग की खोज कब हुई। तो आग की खोज हुई थी पुरापाषाण काल में। ठीक है, इस काल के मानव के पत्थरों को रगड़कर आग उत्पन्न की। यानी इस काल में मानव ने कैसे आग की खोज की। तो पत्थरों को आपस में रगड़ कर। तो यहाँ पे पत्थरों को आपस में वो बैठ कर रगड़ नहीं रहे थे, पत्थरों के औजार बनाते थे। ठीक है, तो उन्हीं से वो चिंगारी पैदा हुई, चिंगारी से ही आग की खोज हो गई वहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि मिस्र में फ़ाराओ के मकबरे को क्या कहते हैं। ठीक है, तो मिस्र में जो फ़ाराओ के मकबरे थे उनको पिरामिड कहते हैं। ठीक है, और फ़ाराओ कौन थे। तो फ़ाराओ जो थे वो मिस्र के जो राजा होते थे उनको कहते थे फ़ाराओ। यानी जो मिस्र के जो राजा महाराजा हुए हैं उस समय कहा गया है फ़ाराओ यहाँ पे। ठीक है, तो जो राजा और महाराजा के जो मकबरे थे उनको पिरामिड कहते थे ये। ठीक है, और इसमें सबसे जो प्रसिद्ध पिरामिड है वो है गीज़ा का पिरामिड। ठीक, ये कहाँ है, काहिरा यानी ये मिस्र में है। ठीक है, और मिस्र कहाँ है, मिस्र आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये जितने भी पॉइंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगला फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इतिहास की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो आपको जो भी परिभाषा याद हो उस परिभाषा को आप लिखिए आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे टाइनबी के अनुसार इतिहास गतिशील मानव व्यवहार की खोज है। आपको जो भी याद हो उस डिफिनेशन को आप लिख दीजिए। कोई वो नहीं है कि आप टाइनबी की लिखिए, घाटे की लिखिए। ठीक है, जो आपको याद हो, जो आपको, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको सही डिफिनेशन लिखनी है वहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अभिलेखों को कितने भागों में विभक्त किया गया। यानी जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया। अभिलेखों को दो भागों में बांट दिया गया। एक थे देशी अभिलेख, दूसरे थे विदेशी अभिलेख। देशी अभिलेख वो होते हैं जो हमारे ही देश में हमारे ही जो राजा महाराजाओं में उनके द्वारा रचित हैं। ठीक है, और उसके बाद विदेशी अभिलेख जो विदेशी राजा महाराजा के द्वारा यानी शासक के द्वारा प्राप्त किए गए। ठीक, तो ये कभी कभी भारत में भी मिल जाते हैं और कभी कभी भारत के बाहर भी इसके अवशेष मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, देशी अभिलेखों में सबसे पहले आ जाते हैं आपके अशोक के अभिलेख, क्योंकि अशोक ने सर्वाधिक अभिलेख चालू करवाए यहाँ पे। ठीक है, रुद्रदामन का अभिलेख आ जाएगा। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख आ जाएंगे, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अभिलेख कुछ हैं जो देशी अभिलेख होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सुमेरिया की सभ्यता की राजधानी क्या थी। तो यहाँ पर जो सुमेरिया की सभ्यता की जो राजधानी थी वो थी सुमेर। याद रखिएगा, सुमेर से बनी है सुमेरिया सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि कांसा किन धातुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता कौन थी। देखिए कांस्य युगीन जो सभ्यता थी वो थी आपकी सिंधु सभ्यता। ध्यान रखिएगा, तो सिंधु सभ्यता कैसी थी, सिंधु सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक, ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि कांसा किन धातुओं से मिलकर बना है। तो तांबे के साथ टिन या जस्ता, यानी इसमें 10 भाग होता था तांबा और 1 भाग होता था टिन, इनको मिलाकर बनाया गया है कांसा। ठीक है, और ये एक मिश्रित धातु थी। मिश्रित धातु तो हो ही जाएगी, 10 भाग उसमें तांबा है, 1 भाग उसमें टीन है, तो ये क्या हुआ, आपस में इनको मिश्र कर दिया, मिला दिया गया। ठीक है, तो इससे एक धातु बना दी गई, उसका नाम रखा गया कांसा। ठीक, और सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि
पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया, उनके नाम लिखिए। यानी पाषाण युग, पाषाण को कहते हैं पत्थर, यानी पत्थरों का जो समय था उसको कितने भागों में बांटा गया, तो उनको बांटा गया है 3 भागों में। ठीक, तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया अध्ययन की दृष्टि से, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल में क्या हुआ, मानव ने क्या किया, आग का आविष्कार किया। ठीक, ध्यान रखिएगा, मानव ने आग का आविष्कार किया। नवपाषाण काल में क्या हुआ, नवपाषाण काल में हुआ कृषि की खोज। ठीक, पहिए का आविष्कार और आग का प्रयोग। ठीक, ये 3 उपलब्धियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नवपाषाण काल की। ठीक, और पुरापाषाण काल में क्या हुआ, मानव का जीवन जो था वो असभ्य था, बर्बर था, और उसमें एक काम बहुत अच्छा हो गया था कि मानव ने आग की खोज कर ली, लेकिन आग को यूज करना सीखा उसने नवपाषाण काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ से आता है कि होमो सेपियंस क्या है। ठीक है, तो मानव विकास के विकास क्रम में लगभग 40,000 वर्ष पूर्व वर्तमान मानव का आविर्भाव हुआ, जिसे कहते हैं होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा होमो सेपियंस का क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। अगला फिर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लोथल क्या है, ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो लोथल सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। ठीक, ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, उसका नाम है लोथल। ये गुजरात का अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरगवाला नामक गांव के पास स्थित है। 1954 और 55 में इसकी खुदाई हुई। किसने खुदाई करवाई थी, खुदाई इसकी करवाई थी रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खुदाई की गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें 4-5 पॉइंट मिले कि लोथल क्या है, तो लोथल सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। कहाँ स्थित है ये गुजरात में स्थित है। गुजरात के किस जिले में, अहमदाबाद के ये जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, गांव कौन सा है, तो गांव है सरगवाला। ठीक, और इसकी खुदाई कब हुई, तो इसकी जो खुदाई हुई थी वो 1954 और 55 में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी, तो रंगनाथ राव के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई। तो देखिए यहाँ से 5 से 6 पॉइंट आपके बनते हैं। ठीक है, तो आप इन पॉइंटों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि जिगुरत क्या है। ठीक, तो जिगुरत सुमेरिया सभ्यता में मंदिरों को कहा जाता था जिगुरत। ठीक, ध्यान रखिएगा, जो सुमेरिया सभ्यता है उसको क्या कहते हैं, उसके वहाँ के जो मंदिर थे उनको जिगुरत कहते हैं। ठीक है, और ये जो सुमेरिया सभ्यता, ये कहाँ की सभ्यता थी, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा, और मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई, ये ईरान में हुई है। ठीक है, कहाँ पर हुई है ये, ईरान में, दजला और फरात नदियों के मध्य में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ, और मेसोपोटामिया सभ्यता में 3 सभ्यताएं विकसित हुई। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर से हमारा आता है कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं। ठीक है, तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। ठीक है, यानी मिस्र जो था उसको क्या कहते हैं, उसको नील नदी का वरदान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को किस नाम से जाना जाता है। तो मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को पूर्व पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि मध्य पाषाण काल के औजार क्या थे। तो मध्य पाषाण काल के जो औजार थे उसमें थे ब्लेड, पॉइंट स्क्रैपर, इनग्रेवर, ट्रायंगल आदि पत्थरों के उपकरण प्राप्त हुए। यानी उपकरण थे किसके, थे पत्थर के, लेकिन कैसे थे, ब्लेड थे, पॉइंट स्क्रैपर थे, इनग्रेवर थे, ट्रायंगल थे। ठीक है, और जो जेस्पर फिलिपचार्ट नामक विशेष पत्थरों से ये निर्मित होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले के घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, 1853 में इसकी खुदाई हुई। किसने खुदाई करवाई, बीबी लाल ने और बीके थापड़ के द्वारा यहाँ पर विशेष रूप से उत्खनन करवाया गया। यहाँ पर प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो कालीबंगा भी जो है कहाँ पाया गया, ये राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1853 में इसकी खुदाई हुई। बीबी लाल और बीके थापड़ के द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई, और यहाँ पर प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया में विश्व की 3 सभ्यताओं का जन्म हुआ। कौन सी वो सभ्यताएं थीं, तो यहाँ पर सभ्यताएं थीं सुमेरिया, दूसरी बेबीलोनिया, तीसरी थी असीरिया की सभ्यता। ठीक है, ये तीनों सभ्यताएं मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत ही आती हैं, और मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास हुआ वो दजला और फरात नदियों के किनारे हुआ। ठीक है,
अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था, यानी मानव ने किस जानवर को सबसे पहले पाला। तो कुत्ते को पहला पालतू पशु बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये ठीक है। अगला, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होगा मृतकों का टीला, यानी मुर्दों का टीला। ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि कृषि का आरंभ किस काल में हुआ। तो कृषि का आरंभ जो हुआ है वो हुआ है नवपाषाण काल में। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमारा आता है कि सप्त सिंधु के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम बताइए। तो सप्त सिंधु का मतलब ही होता है 7 नदियों का समूह। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि सप्त सिंधु के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम बताइए। अथवा में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किन्हीं 2 नदियों के नाम, तो आपको 7 नदियों के नाम याद कर लेने हैं। ठीक। तो सबसे पहले आती है यहाँ पे सिंधु नदी, वितस्ता, वितस्ता को कहते थे झेलम, अस्कनी, अस्कनी को कहते थे चिनाब, परुष्णी, परुष्णी को कहते थे रावी नदी, विपाशा को कहते थे व्यास, शत्रुदी को कहते थे सतलज और सरस्वती नदी। ठीक है। तो इस तरीके से ये 7 नदियाँ, आप इन 7 नदियों के नाम याद कर लीजिए। ठीक है। सिंधु हो जाएगी, वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, विपाशा, शत्रुदी और सरस्वती। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे पॉइंट है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि चीन की सभ्यता किस नदी घाटी पर हुआ, यानी चीन की सभ्यता का विकास किस नदी घाटी के किनारे हुआ। तो चीन की सभ्यता का जो उदय था या उसका जो विकास था, चीन की सभ्यता का जो उदय था या विकास था वो हुआंगो, जिसको पीली नदी, इसी को यांगटी सिकियांग नदी घाटियों के बीच में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। तो ईसा पूर्व का अर्थ क्या होगा। ईसा के जन्म से पूर्व की जो भी घटनाएं होंगी वो ईसा पूर्व कहलाएंगी। जैसे यदि कोई घटना ईसा के 100 वर्ष पूर्व घटित होती है तो उसको ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है। ये बीसी लिखते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट इसका नाम वो मतलब होता है। ठीक है। बिफोर क्राइस्ट। ठीक। जहाँ तक इसको ये ईसा पूर्व इस तरीके से लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो भी घटनाएं थी उनको ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर दोस्तों यहाँ से निकल के आता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो देवी थी वो थी मातृ देवी, और जो प्रमुख देवता थे वो थे पशुपति नाथ। अगला क्वेश्चन फिर निकल के आता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे या जैन धर्म के संस्थापक। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है। प्रथम संस्थापक यहाँ पर पूछ रहा है, और जो इसके वास्तविक संस्थापक थे, तो वास्तविक संस्थापक इसके कौन थे, वर्धमान। महावीर स्वामी जो थे, ये महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ठीक है। वास्तविक संस्थापक और जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि रुखानी क्या है। ठीक है। तो रुखानी क्या है। रुखानी एक औजार है जिसे सल्क यानी फ्लैग औजार भी कहते हैं। अगला, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 2 नदियों के बीच का स्थान यहाँ पे। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। ठीक है। यानी ईसा मसीह के जन्म से 326 साल पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है। इसका मतलब होता है ईसा पूर्व का। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था। ठीक है। तो जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते थे और अपनी प्रजा की रक्षा करते थे, ठीक है, उन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच हुई। तो संपूर्ण वैदिक साहित्य की जो रचना थी उसका जो समय था वो था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। यानी इसमें क्या हुआ, ऋग्वेद से लेकर जितने भी वेद थे, ठीक, उन सब की रचना यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बौद्ध धर्म का मूल क्या है। तो बौद्ध धर्म का मूल जो होगा वो हो जाएगा 4 आर्य सत्य जो हैं वो बौद्ध धर्म के मूल आधार हैं। अगला क्वेश्चन आता है नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो नंद वंश का अंतिम राजा जो था वो था घनानंद, और इसी घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। किसकी सहायता से हराया था। तो विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य की सहायता से इसको हरा दिया। और मगध पर किस वंश की स्थापना की। तो मगध पर उन्होंने की थी मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश की स्थापना। ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध थे यहाँ पे। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि पेगोड़ा क्या है। तो पेगोड़ा एक बौद्ध मंदिर होता है। ठीक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के इम्पोर्टेंट
50 क्वेश्चनों को यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी क्वेश्चन थे और जो भी पॉइंट थे आपको जरूर पसंद आएंगे। दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो और ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और दोस्तों क्वेश्चनों को हम लोग लेकर आएंगे और जानेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।